MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है। होगी देश के हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आइए आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई थी बीजिंग में, और सबसे ज्यादा परेशान कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बीजिंग में पुतिन, मोदी और जिनपिंग को तो उन्होंने देखा ही, लेकिन आज तो बीजिंग ने बड़े संदेश दिए। पहले आपको दिखाते हैं कि आज चाइना में, ये देख रहे हैं आप, विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया और इसी की वजह से ट्रंप का पसीना निकल गया। देखिए जरा। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया और ये तो आपने कदम ताल करते हुए जवान देखे, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिका को आसमान से भी बड़ा संदेश दिया गया है। और ये सिर्फ परेड नहीं, आसमान में आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो है, ये 80वीं विक्ट्री परेड थी और हेलीकॉप्टर आसमान में देखिए आप 8 और 0 की आकृति बनाते हैं। यहां से भी अमेरिका को बहुत बड़ा संदेश दिया। सुनिए जरा। अब मैं आपको बताता हूं, आज जिनपिंग ने देखी खुली गाड़ी में, यही गाड़ी होंगची जो पीएम मोदी को दी थी, उसी में वो सवार थे और इस परेड की सलामी ले रहे थे। सुनिए जरा।辛苦了，同志们好，同志们好。देखा, जिनपिंग ने आज से ट्रंप को संदेश दिया है। बार बार कह रहा हूं, ये देखिए आप, ये एक और तस्वीर आपको परेड की दिखा रहा हूं जिसमें पुरुष टुकड़ी शामिल हुई। देखिए आप, चीन ने यहां से क्या शक्ति दिखाई है।
तो आपने पुरुषों को देखा, लेकिन चीन की महिला ब्रिगेड भी आज दिखी। दिखाते हैं आपको महिला ब्रिगेड ने कैसे परेड की और क्या संदेश दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूं, चीन ने सबसे बड़ी ताकत अपनी दिखाई है ड्रोन की। हालांकि ये ड्रोन कई मामलों में अभी तक चीन का दावा है कि सबसे बेहतरीन है, लेकिन कई सारे ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान को दिए हैं, ये उसकी तरह नहीं है। पाकिस्तान को जो चीन हथियार देता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि ये हथियार दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। 作战飞机舰载无人直升机可隐蔽出击，广域覆盖地铁海创新未来空战新样式，人作战方队受阅的新型卡主题无人机无人野。 क्या अमेरिका को सच का सामना होने लगा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है? चीन ने आज बीजिंग में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। चीन के विक्ट्री डे परेड में आज दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा दिग्गज जुटे। चीन ने अपने एक से बढ़कर एक हथियारों की नुमाइश की और बिना लाग लपेट के सीधा अमेरिका पर हमला बोला। दुनिया को जंगल राज में नहीं लौटना चाहिए, जहां बड़े और ताकतवर देश छोटे और कमजोर देशों को धमकाते हैं। अब दादागिरी का जमाना नहीं रहा। लोगों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। दुनिया को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव में से किसी एक को चुनना होगा, जिसका असर अमेरिका पर सीधा सीधा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जमावड़े को अपने खिलाफ साजिश बता दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि ये बदलते हालात में वो कैसे रिएक्ट करें, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। 2 दिन पहले चीन में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की बॉन्डिंग ने भी उनकी नींद उड़ा दी थी। तब ट्रंप प्रशासन ने पीएम मोदी को टारगेट पर लिया था और कहा था मोदी को पुतिन और जिनपिंग के साथ देखकर शर्म आती है। अमेरिका ने तब यहां तक कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब सीधा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार को सच का एहसास होने लगा है। और अब मैं आपको बताता हूं बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप को क्या संदेश दिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। उनको लग रहा है कि वो तो भारत के खिलाफ थे, लेकिन अब दुनिया उनके खिलाफ हो गई। ये देखिए आप, ये डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर वाकई में बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। चीन ने आज अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया और चीन का यह प्रदर्शन ट्रंप को सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में आज विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ दर्शकों, और चीन के विक्ट्री डे परेड को अब तक की सबसे बड़ी परेड बताया जा रहा है, जिसमें जिनपिंग ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है। और चीन के परेड कार्यक्रम में दुनिया के 25 देशों के दिग्गज शामिल हुए, जिसके जरिए चीन ने साबित किया कि वो अमेरिका का विकल्प है। यानी सीधे चुनौती किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। पश्चिमी देशों की नेतृत्व की ताकत को चुनौती दे रहा है चीन। और जिनपिंग ने इस दौरान कहा, चीन किसी की धमकियों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आगे कहा, दुनिया को जंगल राज में नहीं लौटना है, जहां बड़े और ताकतवर देश छोटे देशों को कमजोर समझते हैं, धमकाते हैं। अब दादागिरी का जमाना नहीं रहा। लोगों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। दुनिया को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव में से किसी एक को चुनना होगा, और जब विकल्प 2 होंगे तो कौन सा विकल्प बेहतर है उसे समझना भी होगा। दरअसल जिनपिंग का यह बयान सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती है, जिसने टैरिफ के नाम पर दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, जिसका शिकार चीन है, रूस भी है, भारत भी है और ब्राजील भी है।
दरअसल जिनपिंग इस बयान से खुद को अमेरिका के खिलाफ धुरी बना रहे हैं। लेकिन विक्ट्री डे परेड क्यों होती है यह भी आपको बता देता हूं, क्योंकि उनका यह बयान विक्ट्री डे परेड के दौरान ही आया है, जो दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के तौर पर मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में आज से 80 साल पहले जापान की जबरदस्त हार हुई थी और इसलिए चीन ने सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया ताकि अमेरिका तक सीधा संदेश पहुंचाया जा सके। और इस दौरान आपको अब मैं सुनवाने वाला हूं शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं सीधे डोनाल्ड ट्रंप से, सुनिए जरा। 人类命运休戚与共 दुनिया को जंगल राज में नहीं लौटना चाहिए, जहां बड़े और ताकतवर देश छोटे और कमजोर देशों को धमकाते हैं। अब दादागिरी का जमाना नहीं रहा। लोगों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। दुनिया को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव में से किसी एक को चुनना होगा और जब दो विकल्प होंगे तो कौन सा विकल्प बेहतर है उसे समझना होगा। दरअसल जिनपिंग का ये बयान सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, जिसने टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखा है, जिसका शिकार चीन भी है, रूस भी है, भारत भी है और ब्राजील भी। दरअसल जिनपिंग इस बयान से खुद को अमेरिका के खिलाफ धुरी बना रहे। सुना आपने, जिनपिंग ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे दिया। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं जिनपिंग ने आज 2 संदेश दिए। वो संदेश आज अमेरिका को सोने नहीं देंगे। सबसे पहला संदेश आप देख रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है ये चीन, और बताया जा रहा है कि इसकी दूरी जो है वो बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ये अमेरिका को सीधा संदेश चीन ने दिया है और आज एक ऐसा हथियार दिखाया है जो अमेरिका तक मारने की क्षमता रखता है। वो ये आप देख रहे हैं, DF-61 मिसाइल। इसका प्रदर्शन आज चीन ने किया है और चीन का दावा है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, पृथ्वी का कोई भी कोना हो, वहां तक ये मिसाइल जाती है। यानी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लिया है चीन ने और अमेरिका को टारगेट पर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आज चीन ने अपने कौन कौन से हथियार बताए हैं, प्रदर्शित किए हैं। सबसे पहले DF-5C परमाणु मिसाइल। DF-5C एक परमाणु मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। दर्शकों, DF-5C की स्पीड मैक 10 तक जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिसाइल तेज रफ्तार और सटीकता में बेजोड़ है। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसका मतलब यह कि पूरी दुनिया इसकी रेंज में है और यह भी साफ साफ संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को है। YJ-15 मिसाइल की नुमाइश भी आज चीन ने की है। YJ-15 मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है। इसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। यह मिसाइल 6.7 मीटर लंबी और 530 मिलीमीटर व्यास वाली है, जिसे टॉर्पीडो ट्यूब से भी टारगेट पर भेजा जा सकता है। ट्यूब बॉक्स या VLS से भी छोड़ा जा सकता है। फिर आती है JL-3 मिसाइल। दर्शकों, ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है चीन की और ये चीन का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी से निशाने पर भेजा जाता है। इसका ऑपरेशनल रेंज है 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब दुनिया के लगभग सभी देश इसके दायरे में आते हैं। चीन ने आज CJ-1000 मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है। ये क्या है? ये बहुत खास है, पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सोचिए आप, चीन ने आज दुनिया को पहली बार इसे दिखाया है और इसे लेकर दुनिया भर में संदेश यही जा रहा है, क्या चीन अमेरिका को टारगेट पर ले रहा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। चीन ने अपनी बड़ी भारी परेड करके जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 की जीत को कमेमोरेट करने के लिए वाकई ही शक्ति प्रदर्शन किया है। अपने लेटेस्ट वेपन्स, अपने सबसे ताकतवर वेपन्स ऑन डिस्प्ले किए हैं। ये खासकर कम्युनिस्ट कंट्रीज में एक प्रथा रही है, वो हर साल अपने जो लेटेस्ट हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं। और उसने ऐसे मौके पर उसके साथ थे व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। ये तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो दुनिया में बदलते समीकरण दिखा रहे हैं कि अगर अमेरिका सब किसी को लात मारेगा, खासकर अपने दोस्तों को, तो वो अपने दुश्मनों का गठजोड़ खुद बनाएगा। और वो उन्होंने तकरीबन कर दिया है।
30 साल की मेहनत थी भारत अमेरिका के रिश्तों को समन्वय लाने के लिए, वो सब चूल्हे में डाल दिया है, वो सब चूल्हे में डाल दिया है। और आज चीन जो है वो एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज चीन की विक्ट्री डे परेड में कौन कौन शामिल हुआ। देख रहे हैं आप, इसमें आपको व्लादिमीर पुतिन दिखाई देंगे, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और कई सारे दिग्गज पहुंचे हुए हैं। ये विक्ट्री डे परेड, इसमें चाइना ने अपने मित्र देशों को बुलाया है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन आया है और कौन कौन चाइना का परम मित्र है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं, वो इसमें शामिल हुए। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, ये भी यहां पर पहुंचा था। मसूद पेजेश्किन, ये राष्ट्रपति हैं ईरान के, ये भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद बेलारूस के लुकाशेंको भी पहुंचे हुए थे। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि नेपाल के केपी ओली यहां पर पहुंचे हुए थे। मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति है मालदीव्स के, ये भी इस परेड में शामिल हुए। रॉबर्ट फिको, पीएम स्लोवाकिया के, ये भी यहां पर पहुंचे हुए थे। अलेक्जेंडर वुचिच, ये राष्ट्रपति हैं सर्बिया के, ये भी इस परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नहीं दिखे और दुनिया में यह सवाल हो रहा है कि पीएम तो चीन थे, फिर रुके क्यों नहीं। आइए उसका कारण मैं आपको बताता हूं। चीन के विक्ट्री डे परेड में मोदी नहीं दिखे, और वो भी तब जब 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में थे। इसे दोनों देशों की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहली वजह क्या है आपको बताता हूं, अच्छे से समझिए, कहीं जाइए मत। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव है। ऐसे में मोदी वहां दिखते तो टारगेट पर होते, क्योंकि विक्ट्री डे परेड चीन का एक निजी कार्यक्रम है, जबकि एससीओ कई देशों का एक संगठन। दूसरी वजह क्या, ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाक के साथ था, हमारी सैनिक तैयारियां उससे शेयर कर रहा था। ऐसे में पीएम मोदी का परेड में रहना सही नहीं होता, क्योंकि चीन के हथियारों को हमने पानी भी पिलाया। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से ही खरीदे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाक का खुलकर समर्थन भी किया था। तीसरी वजह क्या है, जापान से भारत की गहरी दोस्ती। दर्शक, जबकि विक्ट्री डे परेड जापान के खिलाफ मनाई जाती है और जापान की सेना के आत्मसमर्पण की याद में पूरी विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया। मोदी अगर इसमें शामिल होते तो भारत और जापान के रिश्तों पर भी असर पड़ता, और भारत ऐसा रिस्क कभी नहीं उठा सकता है। भारत की पूरी ये तैयारी रहती है। अब एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले साल रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग में ये सबकी समझ में आ गया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकता। लिहाजा चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो मीटिंग से 24 घंटे पहले रिजॉल्व कर दिया था। एससीओ की मीटिंग उसके बाद, जिसमें रशिया ने भारत के शांति प्रयासों की प्रशंसा की। यूक्रेन भी भारत के ऊपर यकीन रखता है, यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध का शांति प्रस्ताव यदि नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया जाता है तो फिर नोबेल पीस प्राइज भी डोनाल्ड ट्रंप की बजाय नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। और ऐसा होता है तो चाइना का भारत के साथ आना मजबूरी इसलिए होगा कि करीब 90 करोड़ का अमेरिका और 31 देश नेटो के 3 गुने से भी कम है इंडिया और चाइना के करीब 260 करोड़ की जनसंख्या को मिला के। लिहाजा चाइना भी इंडिया के साथ आएगा। अब मैं आपको बताता हूं, अभी भी ट्रंप की सांसें बढ़ रही हैं। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप सोशल पर एक उन्होंने पोस्ट कर दिया बाकायदा, और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है बधाई हो आपको, चीन से कह रहे हैं। और ये भी बताते हैं वो कि यहां पर आपने पुतिन को बुला लिया, किम जोंग को बुला लिया, आप अमेरिका के खिलाफ नई साजिश करने वाले हैं। और ये सीधे सीधे किसे कह रहे हैं, वो चीन को कह रहे हैं। लेकिन इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो पुतिन ने कहा था नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, क्या वो वाकई में दिखने लगा है। ट्रंप को अब सच का सामना होने लगा है,
उन्हें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का डर सताने लगा है दर्शकों, और यही वजह है कि ट्रंप ने एक बार फिर बयान दे दिया जिसमें चीन में विक्ट्री डे परेड को साजिश बता दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन तीनों अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इसका जिक्र करेंगे या नहीं कि अमेरिका ने चीन को उनकी आजादी में कितना बड़ा समर्थन और कुर्बानी दी है। चीन के लिए कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। मुझे उम्मीद है, ट्रंप कहते हैं, उनके बलिदान के लिए उन्हें सही तरह से सम्मानित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरा बयान भी दिया जो भारत, खासकर नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था, जिससे भारत और अमेरिका में व्यापार असंतुलन हो रहा था। मतलब पिछले हफ्ते ट्रंप के जो अंदाज थे अब वो बदलने लगे, ट्रंप कपकपाने लगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं इसे लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। मोदी जी जो बिहेव कर रहे हैं वो भारत का बिहेवियर है, और भारत का बिहेवियर अपने चीन के साथ, अपने रूस के साथ, पुतिन जी के साथ, सब कुछ के साथ आप देख लीजिए, दुनिया के देशों के साथ, तो आज भारत की विदेश नीति सबसे सफल चल रही है और देश का इसमें फायदा है। जो 50% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे कितने लाख लोग राजस्थान के हैं जो हैंडलूम का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, एक्सपोर्ट का काम होता है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। उस दिशा में क्या कर रही है सरकार? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए और रास्ते ढूंढने चाहिए। भारत के व्यापारी, भारत के नौजवान, भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के जो कामगार हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेगी। दो टूक प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं और दोहरा चुके हैं, और ये शुभ संकेत है कि पहले एक यूनिपोलर भारत जो दुनिया में एक ताकत थी, फिर दो पोल बन गए, अब मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग कदम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि टैरिफ जिस तरह बढ़ाया है तो मतलब एक तो ऐसा होता है कि हर देश को क्या करना है उसका उनको अधिकार है, लेकिन टैरिफ ज़्यादा बढ़ गए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी उसके संबंध में फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो इसके संबंध में सही जवाब दे सकती है, लेकिन टैरिफ जो बढ़ गया ये अच्छी बात नहीं है, यही मेरा इसमें कहना है। लेकिन आज दर्शकों, चीन में ये पाकिस्तान मानता ही नहीं और शहबाज हमेशा अपनी भद पिटवाते हैं। आइए बताता हूं कि आज क्या हुआ। ये भी पहुंचे हुए थे लेकिन आपको कहीं दिखेंगे नहीं। देखिए जरा पीछे कहीं उधर चल रहे हैं, हमने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की तब जाकर मिले। और तीनों नेता यहां पर बात कर रहे हैं। शहबाज को आप देखिए, उनके हाव भाव आप देखेंगे तो लगेगा कि बिन बुलाए बाराती जैसा बिहेव कर रहे हैं। देखिए ना कोई उनसे बात कर रहा है, एक अलग पंक्ति में वो चल रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहां आपको कहीं नहीं दिख रहा है। और एक और, जब पुतिन से बात कर रहे थे तब भी शहबाज खड़े हुए थे और वो दुनिया कह रही है कि कटोरा लेकर ही खड़े रहते हैं। और चीन में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आज क्या हुआ, पुतिन से जब मिले, ईयरफोन लगाना होता है ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन आप देखिए जरा, पहले तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। पुतिन समझाएंगे उन्हें, देखिए जरा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। शहबाज हेडफोन नहीं लगा पा रहे हैं, ये देश चलाने की बात करते हैं। बताता हूं आज इनकी कैसी किरकिरी हुई है, सुनिए जरा ध्यान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर मजाक का पात्र बन गए। शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हुए। शहबाज एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन पहुंचे और चीन के विक्ट्री डे परेड में भी उन्हें बुलाया गया। इसी दौरान शहबाज की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होनी थी, लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो एक अजीब वाकया हुआ। बातचीत से पहले शहबाज ईयरफोन लगाने लगे, बार बार कोशिश करने लगे, लेकिन अंत में वो ईयरफोन नहीं लगा पाए और उसे सबके सामने टेबल पर रख दिया। ईयरफोन लगाने में शहबाज की परेशानी के दौरान
पुतिन हंसते हैं, अपनी हंसी को रोकते हैं, मुस्कुराते हैं और पुतिन ने इशारों इशारों में ईयरफोन को उठाया, बताया कि आप ऐसे पहन लीजिए, लेकिन नहीं, शहबाज तो शहबाज है। बावजूद इसके शहबाज ईयरफोन नहीं पहन पाए और शहबाज का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है और मजाक बनाया जा रहा है। बनेगा ही, क्योंकि शहबाज के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में उज्बेकिस्तान गए दर्शकों एससीओ के समिट के दौरान, और ऐसा ही हुआ। उस वक्त शहबाज शरीफ पुतिन के बीच, दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी थी। उस वक्त भी शहबाज की परेशानी को देखकर पुतिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। अब ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। लोग इसको चाय वाला कहते हैं, लेकिन एक चाय वाले ने उनको वॉक्सवैगन दे दी, उनको एप्पल दे दिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास बिना चुने एक बेचारा सैमसंग आया था, सुजुकी आया था, वो सब मैन्युफैक्चरिंग खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान के भी लोग गए हैं, लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला, आप देखें नरेंद्र मोदी, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। आज चाइना बता दिया कि भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस है। मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं, दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। दरअसल शहबाज पाकिस्तान के राहुल गांधी हो गए, जो बार बार मजाक का पात्र बनते रहते हैं, लेकिन उनमें सुधार नहीं आता। दर्शकों, जिस वक्त शहबाज पुतिन की मुलाकात हो रही थी, उस वक्त शहबाज का पैर आप देखिए जरा। अब यह भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इतना ऊंचा पैंट क्या छोटे भाई का पहना है? सोचिए आप जरा। और 2 दिन पहले जब एससीओ में पुतिन और जिनपिंग बात कर रहे थे, पुतिन और मोदी उनके सामने से गुजर रहे थे, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। तपाक से पहुंच गए पास में खड़े शहबाज, पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़कर पहुंचे दर्शक, जिसे ना तो पाकिस्तान में अच्छा माना जा रहा है और ना ही मीडिया में। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद एक और वाकया हुआ, देखिए जरा आप बस। एससीओ में पहुंचे सारे नेता एक साथ खड़े हुए। इसी दौरान मोदी और पुतिन हाथों में हाथ डालकर उनके सामने से गुजर गए। जब दोनों नेता उनके सामने से गुजरे, तब शहबाज उन्हें तिरछी नजर से देख रहे थे, जिसे डिप्लोमेटिक सर्कल में कतई अच्छा नहीं माना जाता। डिप्लोमेसी में इसे हीन भावना से ग्रसित कहते हैं। और इसकी एक झलक तब भी देखने को मिली दर्शकों, जब शहबाज पुतिन से मिले तो उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया। क्या कहा? पाकिस्तान भारत और रूस के रिश्तों का सम्मान करता है, साथ ही मॉस्को के साथ मजबूत रिश्ते भी बनाना चाहता है। इस दौरान उन्होंने पुतिन की जमकर तारीफ की और उनके साथ काम करने की इच्छा भी जताई। भारत के साथ आपके संबंधों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि रूस और पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध बने। ये संबंध दोनों देशों के लिए इस रीजन में मिसाल साबित होगा। अब शहबाज जहां मजाक का पात्र बने हुए हैं, दुनिया में हंसी उड़ रही है उनकी। एक और शख्सियत पहुंचा है चीन, वो है किम जोंग, उत्तर कोरिया का तानाशाह। लेकिन किम जोंग इस ट्रेन से पहुंचा है। अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बताऊं, ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है दर्शक। सोचिए आप, एक नेता अपने देश से दूसरे देश बुलेट ट्रेन में पहुंचा है और किम के साथ उसकी बेटी पहली बार नॉर्थ कोरिया से बाहर आई है। अब मैं आपको बताता हूं किम कितना महत्वपूर्ण पार्टनर है चीन का। देख रहे हैं आपको किम जोंग, इधर शी जिनपिंग और पुतिन, तीनों ही साथ में दिखते हैं। इन तीनों की तिकड़ी नहीं अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर भी लगातार तिरछी निगाहों से देखता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, आज किम की कई नेताओं से मुलाकात, पुतिन से मुलाकात हुई, उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी पहुंचे और किम जिस चेयर पर बैठे हुए थे उस पूरी चेयर को तुरंत साफ कर दिया, सैनिटाइज कर दिया। अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि भाई कुर्सी को क्यों साफ किया गया है। तो मैं आपको आज इसके अंदर की खबर बताने वाला हूं, इसकी पूरी वजह आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये सुरक्षा कर्मी एकाएक क्यों कुर्सी को साफ करने लगे। आइए आपको बताते हैं। सुरक्षा के मामलों में किम जोंग उन कोई समझौता नहीं करते। चीन में सैन्य परेड के दौरान भी उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम थे।
उनके गार्ड हर वो सावधानियां बरत रहे थे जैसा पुतिन के लिए होता है। खबर यह है कि चीनी यात्रा के दौरान किम जोंग उन ने पर्सनल ट्रेन के साथ टॉयलेट भी रखा, जिसका इस्तेमाल किम जोंग उन के अलावा कोई नहीं करता। विक्ट्री परेड के दौरान जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे उसे भी पूरी तरह साफ कर दिया गया। पुतिन से मुलाकात के दौरान ये सावधानी बरती गई है। यहां भी किम जोंग की कुर्सी जिस पर वो बैठे हुए थे उसे पूरी तरह से साफ किया गया। उनके बॉडीगार्ड्स ने टेबल पर चिपके हुए निशान को हटाया। किम के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके ग्लास तक को साफ किया जिसमें वो पानी पीते, जिसमें चीन के कार्यक्रम के दौरान उन्हें पानी पीने के लिए दिया गया था। दरअसल इसका मकसद उनके डीएनए सैंपल को नष्ट करना होता है। डीएनए सैंपल से उस शख्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जिससे उस शख्स की सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। किम जैसे तानाशाह के लिए ऐसा करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे तानाशाह हमेशा दुश्मन के टारगेट पर होते हैं। वैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा भी कुछ इसी तरह की है। पुतिन जब अलास्का गए थे तो वो भी अपने साथ पर्सनल टॉयलेट लेके गए थे। उनके साथ ऐसा कर्मचारी था जो टॉयलेट साफ करता था, सोचिए, ताकि दुश्मन देश उस टॉयलेट से डीएनए के सैंपल ना निकाल सके। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आज एक और तस्वीर देखने को मिली। किम के साथ किम की बेटी भी हमें दिखाई दी। ये आप देख रहे हैं, बेटी के साथ किम पहुंचे और दुनिया भर में ये जो आप देख रहे हैं कि किम के ठीक पीछे ये उनकी बेटी हैं और इसकी भी चर्चा हो रही है। ये हैं किम जू और ये किम के साथ पहुंची। दुनिया भर में एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्या किम जोंग के बाद किम जू ही उत्तर कोरिया की शासक होंगी? ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे की पूरी खबर आइए जरा आपको मैं विस्तार से बताता हूं। चीन के विक्ट्री डे परेड के बाद दुनिया में एक चर्चा छिड़ी हुई है। चर्चा है कि उत्तर कोरिया को क्या नया शासक मिल गया है। नए शासक तानाशाह किम जोंग की बेटी को बताया जा रहा है। दरअसल किम के साथ उनकी बेटी किम जू ए विक्ट्री डे परेड में पहुंची और यह पहला मौका था जब किम की बेटी उत्तर कोरिया के बाहर आई है। सोचिए आप, सरकारी कार्यक्रम में उन्हें देखा गया तो चर्चा और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दुनिया के 25 दिग्गज नेता मेहमान के तौर पर यहां पहुंचे। इसके बाद यह कंफर्म हो गया कि अगली शासक उनकी बेटी ही होंगी। अब चर्चा क्यों गर्म है, क्योंकि किम जोंग के 3 बच्चे हैं। किम जू ए के अलावा एक बेटा भी है। तीसरे बच्चे को लेकर भ्रम के हालात है दुनिया भर में। वो लड़का है या लड़की, किसी को मालूम ही नहीं। किम जू ए तानाशाह किम जोंग की बड़ी संतान है। किम जू ए अभी महज 12 साल के हैं। किम जू ए पहली बार 2022 में नजर आई थी। पिता के साथ कई कार्यक्रम में वो दिखाई देती हैं। सैन्य परेड, हथियार परीक्षण कार्यक्रम में भी किम जू ए शामिल होती हैं। तानाशाह किम जोंग की बेटी को तैराकी, घुड़सवारी खास पसंद है और इसलिए कहा जा रहा है कि किम जू ए अगली शासक होंगी। लेकिन दर्शकों, आज यह तो तय हो गया कि चीन से डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा संदेश कई देशों ने दिया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में कल मोदी ने एजेंडा सेट किया और आज फॉर्मूला सेट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंदर खाने बड़ी बैठकें हुई हैं, दिखाता हूं आपको। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक जिसमें सीट शेयरिंग की बात हो रही है। आप सोचिए बिहार में किसको कितनी सीट पर लड़ना है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें बीजेपी को पूरी चुनाव की रणनीति तय करनी है। और अब मैं आपको बताता हूं, पीएम मोदी ने कल ही एजेंडा सेट किया है और पीएम मोदी ने उनकी माता को जब गाली दी गई तो उस मुद्दे को उठाया और पूरे बिहार में उस बात की चर्चा हो रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं, देख रहे हैं आप, अमित शाह जिस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं उस बैठक कई नेता शामिल हुए और इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अब बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी। बीजेपी की तो रणनीति तय हो गई है, लेकिन बीजेपी सहयोगियों को कितनी सीट देगी इस पर भी मंथन चल रहा है। दिखाता हूं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस ली है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक बिहार चुनाव पर मंथन हो रहा है।
कल पीएम मोदी ने मां के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा बनाया, चुनावी एजेंडा सेट किया, तो आज अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर दिया। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। ऐसे में बीजेपी इसे बिहार चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बता रही है। ऐसे में साफ है बीजेपी अब बिहार चुनाव को लेकर अपनी सियासी ताकत झोंकने की पूरी तैयारी में है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह अंदर खाने बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में क्या हुआ है, आइए जरा आपको बता दूं। बिहार विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली। शाह के नेतृत्व में बिहार बीजेपी नेताओं की आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें मिशन 2025 को लेकर रणनीति बनाई गई है। और इस बैठक में बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा शामिल हुए, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। शाह ने बिहार के सभी अहम नेताओं के साथ बैठक की और बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर सभी के साथ मंथन किया। खबर है कि बिहार को लेकर बीजेपी के पास पार्टी की सर्वे रिपोर्ट आ गई है और इसी आधार पर कमजोर और मजबूत सीटों पर टिकट बंटवारा होने वाला है। इसी बैठक में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्लान बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कार्यक्रम होंगे, कौन से नेता बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे, यह भी तय हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि मां को गाली मुद्दा कहां तक लेकर जाना है। अब बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा रहा विपक्ष के एसआईआर मुद्दे का तोड़ निकालना, नेताओं की परफॉर्मेंस कैसी है इस पर मंथन हुआ और टिकट बंटवारे पर भी मंथन किया गया है। चौथा, चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट देनी है, सहयोगियों को कितनी सीट देनी है, क्योंकि इसे लेकर बिहार में चर्चा बनी हुई है और सहयोगी अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसमें से जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। दोनों अपनी अपनी ताकत बता रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए सीट उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए। आइए जरा आपको बताता हूं, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के दल तय हो चुके हैं, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह फॉर्मूला अमित शाह सेट कर रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का मसला थोड़ा सा पेचीदा है, समझिए इसे थोड़ी देर के लिए। पिछली बार बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, एलजेपी और हम पार्टी भी साथ में, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और इन सभी के बीच तालमेल बैठाना बीजेपी के लिए, शाह के लिए बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का सीटों को लेकर रुख साफ नहीं है। एलजेपी के सांसद अरुण भारती तो 135 सीटों की मांग कर चुके। सोचिए आप जरा, उन्होंने कहा 2015 में एनडीए के साथ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2020 में 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इस बार उन्हें 43 से 135 सीटों के बीच ही मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ से यहां तक दावा कर दिया गया है कि पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इधर जीतन राम मांझी, हम पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हमें 20 सीटें दे दीजिए। बताइए जरा, बीजेपी जानती है कि यह दबाव बनाने की राजनीति है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति बना ली है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अब आपको सुनवाता हूं जीतन राम मांझी और बाकी सहयोगी इस पर क्या कह रहे हैं। अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का। आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। बिहार का जो आने वाला चुनाव है, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अगले 1.5 से 2 दशकों तक तय करेगा और इसके लिए कौन नेता
इस बिहार की राजनीति नेतृत्व प्रदान करके सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं। जो युवा हो, जो कर्मठ हो, जो इसको बिहार के लेकर के विजन हो, ऐसा ही कोई नेता ले जा करके चल सकता है। और ऐसे में हम लोगों ने अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए नव संकल्प महासभा आरा से शुरू किया था। हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले। अब दर्शकों, इस बीच सहयोगी सीटों की मांग कर रहे हैं और उधर पीएम मोदी अपने मिशन में जुट गए। अब फिर से वो बिहार आने वाले हैं और इस बार इंतजार किया जा रहा है सीमांचल में। बताता हूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो क्या सौगात लेकर आने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, सीमांचल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है दर्शकों। राहुल गांधी की यात्रा के बाद 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया आ रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही वो पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी शुरू करेंगे। और एनडीए के लिए मोदी का ये दौरा विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के अवसर से कम नहीं है। ये दौरा विकास के साथ सीमांचल के लिए काफी अहम है। समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिए, क्योंकि राहुल की यात्रा के बाद पीएम मोदी सीमांचल आ रहे हैं। 24 अगस्त तक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी 2 दिन तक यहां पर थे। सीमांचल के 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और अररिया में पहुंचे थे। लेकिन सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां एनडीए की राष्ट्रवाद की धारा भी रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मोदी की एक के बाद एक सौगात बहुत अहम है। इससे बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को और धार दे रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इधर पूरी तैयारी एनडीए के, लेकिन महागठबंधन क्या कर रहा है। महागठबंधन भी तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी ने आज आनंद फानन में बैठक बुला ली अपने घर पर। देख रहे हैं आप, कई विधायक यहां पर पहुंच गए और इसमें भी कई मसलों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, इधर एनडीए की बैठक हुई है, बीजेपी की बैठक हुई है, उधर तेजस्वी ने बैठक में क्या किया। देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कम समय रह गया है और उससे पहले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक से पहले आरजेडी ने अचानक एक बैठक बुला ली। वैसे सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की 15 सितंबर को बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले पटना में तेजस्वी ने आरजेडी विधायकों को बुला लिया और बैठक में तेजस्वी विधायकों की फाइल खुद चेक कर रहे हैं। महागठबंधन के लिए सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। कांग्रेस इस बार पहले से मजबूत स्थिति में है, इसका ख्याल आरजेडी को है, लालू तेजस्वी दोनों का है। वोटर यात्रा में राहुल तेजस्वी के बीच अटकलों की खबर भी है। मीडिया कवरेज में राहुल और तेजस्वी के बीच असमानता दिखी। राहुल को ज्यादा कवर किया और राहुल गांधी ने एक बार फिर तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार नहीं माना। ऐसे में तेजस्वी की आरजेडी विधायक दल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव से पहले सीटों को लेकर महागठबंधन जल्द फैसला कर सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन बिहार का राजनीतिक पारा कैसे गर्मा गया है, सुनवाता हूं आपको। चुनाव की रणनीति तय हुई है और रणनीति की बात बाहर नहीं की जाती है। और सरकार बननी है, हम लोग उसको टास्क मिला है, उस टास्क को हम लोग पूरा करें। राहुल गांधी की, तेजस्वी जी की यात्रा भीड़ आपने नहीं दिखाया, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कल जो बंदी विफल होगा, आपके कैमरे में इतने ब्रेकिंग न्यूज आएंगे, इतने ब्रेकिंग न्यूज आएंगे कि हम सभी गरीबों को, दलितों के पास कोई शब्द ही नहीं होगा। कुछ नहीं, कोई खास नहीं हुई। चुनाव का समय ये कुछ नहीं, चुनाव के वक्त में कैसे रणनीति बनानी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि अभी बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा हथिया लिया है, उनको लगता है कि इस मुद्दे में बहुत दम। वो मुद्दा है, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उसके बाद बीजेपी कल बिहार बंद बुला रही है और कल बिहार में सड़कों पर हंगामा हो सकता है। क्या क्या होगा, कल क्या तैयारी है बीजेपी की, आइए जरा आपको पहले बताता हूं। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली के विरोध में एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान कर दिया है दर्शकों, और इस बंद का नेतृत्व एनडीए की महिला शाखा करेगी और यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि बंद के दौरान एम्बुलेंस, अस्पताल और जरूरी सुविधाएं जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी कल सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की तरफ से बंद के दौरान चक्का जाम का भी आह्वान कर दिया गया है।
जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से आप लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि बंद का आम जनजीवन पर कम असर पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आपको सुनवाता हूं बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां का निरादर हुआ है, भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी गई हैं, वो शब्दावली को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ना बिहार के नागरिक, ना पूरे देश सरजमी की तहजीब इसकी इजाजत देती है। एक तरफ झूठों का सैलाब और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी आंखें नम हो गई थी, और उनके आंसुओं का हिसाब किताब पूरा बिहार देगा। इन लोगों ने जो गाली दी है, इस गाली को हम पूरे देश की माता बहनों को गाली मानते हैं। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। हम गली गली में जा रहे हैं ताकि ऐसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों का असली परिचय देश को बताया जा सके। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर बता रहा हूं जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है और इसलिए आपको जरूर दिखाऊंगा। आपको बाढ़ की खबर हम जरूर दिखाते हैं क्योंकि इसमें आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दर्शक, तस्वीर आपको दिखाते हैं कहां पर क्या हाल है। ये आप देखिए अल्मोड़ा उत्तराखंड, अचानक लैंडस्लाइड की वजह से एक शख्स पत्थरों के बीच में दब गया। देखिए जरा, ये लैंडस्लाइड हुई और वो शख्स आपको दिखाते हैं। वो शख्स देखिए आप दबा हुआ है पत्थरों के बीच में, उसका दोस्त जाता है उसे निकालता है। ये आप देखिए वो वहां पर शख्स दौड़ लगा रहा है और इसी दौरान वो पत्थरों में दब जाता है। कौन है? पहाड़ों पर स्थिति अभी भी खराब है। देखिए जो नदी के किनारे घर हैं वो किसी भी क्षण भर कर गिर जा रहे हैं। ये देखिए आप कैसे ये पूरा का पूरा घर नीचे गिर गया और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड से सीधे पंजाब के अंबाला में, हरियाणा में। ये डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। सोचिए आप, कमर तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो फर्नीचर है वो टेबल पर रख दिया है तो टेबल तक पानी आ गया। आप सोचिए ऐसी स्थिति हर जगह की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये मार्मिक तस्वीर। आप और हम लोग तो बच सकते हैं लेकिन इन जानवरों का क्या, इन्हें कौन बचाएगा? ये तैर भी नहीं सकते और पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है सिर्फ भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि इन मवेशियों को किसी तरह बचाया जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु चर्चा पा दिन उधर कहां माजी भाई पढ़ना फड़ा पढ़ना कदा फड़ वीडियो कितनी नहीं ओए उधर उधर वाहिगुरु वाहिगुरु चर्चा पा दिन उधर। अब मैं आपको बताता हूं पंजाब में हालात बहुत खराब है, किसान भाइयों की स्थिति खराब है। उसका जायजा लेने के लिए भगवंत मान पहुंच गए और आप देख रहे हैं भगवंत मान ने पंजाब के फिरोजपुर का दौरा किया है। तो यहां भगवंत मान आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब खुले दिल वालों का है और आज पंजाब से ऐसी तस्वीर देखने को। आप देखिए बाढ़ की विभीषिका के दौरान एक शख्स जो लोग मदद कर रहे हैं उन्हें चाय पिला रहा है। देखिए आप कमर तक पानी भरा हुआ है लेकिन ये शख्स आता है ताकि जो लोग मदद कर रहे हैं उन्हें भी हौसला मिले। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि पंजाब में इस वक्त क्या स्थिति है। आज आपने और हमने इन तस्वीरों को देखा है। अमृतसर में, तरनतारन में, पंजाब के लगभग 23 जिले हैं जो इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। इंसान से लेकर जानवर तक सभी बाढ़ का प्रहार झेल रहे हैं। बाढ़ में हजारों मवेशी बह गए। दावा है कि सैकड़ों मवेशी बहकर पाकिस्तान की तरफ चले गए। सैकड़ों मवेशियों की डूबने की वजह से मौत हो गई। मरने वालों में बड़े मवेशी, उनके छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जो बाढ़ के कहर का शिकार हो गए। किसान और रेस्क्यू में जुटे लोग मवेशियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी नाव के जरिए भी सैकड़ों मवेशियों को पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। आम लोगों के रेस्क्यू के साथ कई वर्कर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन मवेशियों को बचा रहे हैं क्योंकि ये तो बेजुबान है, तो किसी से कह भी नहीं सकते। बाढ़ में बह रहे कुत्ते की तस्वीर भी पंजाब में देखने को मिली।
जहां एक किसान ने मानवता दिखाते हुए बाढ़ में बह रहे कुत्ते की जान बचाई। ऐसी तमाम तस्वीरें और कहानियां हैं, और तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों के घर डूब गए, मकान डूब गए, लेकिन लोग दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। पंजाब में हजारों गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। इंसान से लेकर जानवर सब परेशान हैं। घर, खेत, खलिहान सब कुछ डूब गया है। जहां भी नजर जाती है वहां पानी ही पानी दिखाई देता है। अब ऊपर वाले से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं दर्शकों। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। अब तक 30 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग लापता हैं। 6 लोगों की पठानकोट में जान चली गई। लुधियाना में 4 लोगों की मौत हुई। अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर, होशियारपुर में 3-3 लोगों की जान चली गई। सभी स्कूल, कॉलेज 7 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आप सोचिए, पंजाब में हालात काफी खराब हो गए हैं। अब इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान कल दौरा करने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं, राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। साडा पंजाब प्रकृति दी वड्डी मार सह रहा है। किसी दी छत टुट गई, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी दे सारे खेत डुब गए। बड़ी दुखदाई गल है कि इन्हां फ्लड्स करके असी अपने 29 लोगों को खो चुके हैं। सब तो पहला मैं सर झुका के सलाम करदा जवानां नूं, इंडियन आर्मी नूं, NDRF, BSF, पंजाब पुलिस, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हर कोई जो फ्लड्स दे विच अगे वध के मदद कर रहा है। मैं फैसला किया है कि मैं अपने MP लैड फंड्स चों 3 करोड़ 25 लाख रुपया एलोकेट कर रहे हैं। फंड्स नाल पूरा फ्लड प्रिवेंशन इंबैंकमेंट स्ट्रैच मजबूत बनेगा ताकि अगे कदे भी साडे पिंड, साडे खेत ए तबाही का शिकार ना होन। जल प्रलय की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनता संकट में है। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अब तक जो जानकारी है, इलाके में फसलें डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के साथ खड़े हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त हालात बुरे हो गए। देखिए, एक बच्चे को टब में से निकाल कर ले जाया जा रहा है। बामुश्किल बच्चे की जान बचाई गई क्योंकि लोग तो गले तक पानी में डूबे हुए हैं और एक बच्चे को बचाया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली में इस समय यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देख रहे हैं आप, कल तक हमने आपको दिखाया था कि पानी कम है, लेकिन अब वो जो घर आपको दिखाई दे रहा है, यही नीला वाला, ये भी आधा पूरा डूब चुका है और लोग यहां से जा चुके हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली में ये लोहे पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। धीरे धीरे यहां का जल स्तर बढ़ रहा है और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि दिल्ली वाले भी अब जल्द ही मुश्किल में आ सकते हैं। आपको एक और तस्वीर में दिखा रहा हूं। दिल्ली का पानी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से ये पानी छोड़ा गया है। दिखाइए इसे। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े। आज एक आपसे जुड़ी हुई खबर आपको बता रहा हूं। जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया। जीएसटी पर मोदी सरकार ने आप लोगों को सौगात दी। जो 12% और 28% का जीएसटी स्लैब है, उसे हटा दिया गया है। 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब लागू होगा। जीएसटी पर लगातार सरकार मंथन कर रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज बैठक की और उसके बाद 5 और 18% के 2 स्लैब सिर्फ लागू रहेंगे। 12 और 28% को हटा दिया गया है। 18% का स्लैब अप्रूव हुआ है, 5 और 18 का स्लैब अप्रूव हुआ है। कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए। काफी तो जीएसटी को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 18 और 5% का जीएसटी स्लैब रहेगा। 12 और 28 का हटा दिया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे
और आज आपको खबर बता रहा हूं, मदनी को लेकर हिमंता ने कह दिया कि जेल भेज देंगे। क्यों कहा ऐसा, दिखाता हूं। बेदखली चल रही है, हिंदू एकता पदयात्रा इधर बाबा बागेश्वर की चल रही है और उधर मदनी भी असम पहुंच गए। दिखाइए जरा तस्वीर दिखाइए। असम में घुसपैठियों पर आर पार हो रहा है और घुसपैठियों को लेकर हिमंता और मदनी आमने सामने आ गए। देखा आपने कि इधर मदनी जैसे असम पहुंचे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा लोगों को बरगलाए ना, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। पर हाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। तुलसीदास महाराज ने लिखा, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो लुनय निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। आप भी अपने कर्म करते रहिए और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अच्छे से रहें, मस्त रहें। फिलहाल भारत की बात है में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH